हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप सब कैसे हो रहे? बढ़िया। काफी दिन हो गए। हाँ, बोर तो हुए होंगे आप, है ना? मैं भी तो कर रहे हैं, आपके लिए कोशिश जारी है। और पढ़ाई पे मेंटेन अपना रखें, ठीक है? जितना समझ आता है उतना समझें, बस जितना समझ आता है उतना लिखें, समझें। हर तरीके से डाउट आती है तो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, वीडियो में भी दिए हैं, तो वो यूं ही नहीं दिए हैं, ठीक है? आप डाउट पूछ सकते हैं उस पर, ठीक है ना? और जैसा कि हम जानते हैं कि अपना इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर था, उसमें हम बात कर रहे थे, काफी हद तक पढ़ लिया है, अब बस लास्ट में है, ठीक है ना? दो तीन शायद मैग्नेट वाला और मैग्नेटिक इंजन है, एसीडीसी जनरेटर, और पहले वाला थोड़ा टॉपिक बाकी है, बाकी सब चैप्टर हो जाएगा ये, ठीक है? तो आज बात कर लेते हैं अपन जो हीटिंग इफेक्ट है करंट का, यानी जब अपना फैन ऑन होता है तो फैन गर्म क्यों होता है, ठीक है? मोबाइल जब चार्ज करते हो तो मोबाइल की बैटरी गर्म हो जाती है, रेडियो आप सुनते हो तो सेल है वो गर्म हो जाते हैं, इसलिए रेडियो की जो बॉडी है वो भी गर्म हो जाती है, कंप्यूटर भी गर्म होता है, टेलीविजन भी गर्म होता है। मतलब ये क्या हो रहा है कि सारे के सारे गर्म हो रहे हैं, आदमी भी गर्म हो रहा है, गुस्सा आ जाता है तो कोई तो करंट ही तो है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये है, कंक्लूजन हमने ये निकाला कि जब करंट चलेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे, वो सारे इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टक्कर करते हैं, और उनमें अपनी काइनेटिक एनर्जी खो देते हैं या लॉस हो जाता है, ठीक है? जब अपन बैटरी को किसी भी सर्किट से जोड़ते हैं, किसी भी वायर से जोड़ते हैं, और उसमें करंट फ्लो होता है, तो बैटरी की केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है, इसीलिए चलता हुआ पंखा भी गर्म हो जाता है, जो भी मूविंग फैन है वो हीटेड हो जाता है। आपने देखा होगा सर्दी के अंदर पानी गर्म किया होगा, उसमें भी यही प्रोसेस होता है। आयरन करते हैं, उसमें भी यही प्रोसेस होता है, ठीक है? तो करंट का कुल मिलाकर रिश्ता क्या है? हीट से। वही रिश्ता है कि विपरीत अगर कोई होगा तो सीधी सी बात है, गर्म ही होगा, है ना? तो जब अपन बैटरी या सेल से कोई भी वायर जोड़ते हैं, उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है? ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइड विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस हीट। हम कह सकते हैं कि व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड विथ ए वायर, a switch, and switch is on, then current is flow in the circuit from positive to negative, then the direction of electron is opposite to it, hence the electrons are collide with each other and heat produce होगी जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, सीधी सी बात। तो ये हमने देखा है, ठीक है? और सिंपल सी बात है कि आपका एसी है, रेफ्रिजरेटर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, कोई भी आइटम है, वो गर्म जरूर होता है, ठीक है? ठीक है ना? क्योंकि आज तक ऐसा इंजन नहीं बना है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। रेल का इंजन है, वो भी तो गर्म होता है, सही है कि नहीं? तो एफिशिएंसी 100% किसी की भी नहीं होती, ये इस टॉपिक से अलग की बात है, ठीक है ना? एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि हम जितना मशीन में जो पेट्रोल, डीजल ये सारा देते हैं, वो सारा का सारा हमें यूज में हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, कुछ उस जो मशीनरी आइटम्स हैं उनमें भी फ्रिक्शंस होता है, इसलिए वो भी उसका जो पूरा वर्किंग है वो नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना? तो पंखा भी चलता हुआ गर्म होता है, ठीक है? सेल के हो चाहे करंट के हो, कोई भी हो, आपके हीट जनरेट होगा। तो जूल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि जो करंट चलता है और उसका स्क्वायर कर लें तो वो हीट के प्रोपोर्शनल होगा।
The produced heat is proportional to the square of flow of current. H proportional I square फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड H प्रोपोर्शनल R, मतलब जो हीट है वो रेसिस्टर के भी प्रोपोर्शनल होगी. जितना रेसिस्टर होगा उतनी हीट होगी. थर्ड इक्वेशन, द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम स्मॉल t, H प्रोपोर्शनल t. तो इन तीनों, एक आ गया H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल R, H प्रोपोर्शनल t. तो इनको सम्मिलित कर दिया, कंबाइन कर दिया, मिला दिया, तो एक फॉर्मूला बनता है H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर आर टी. फिर प्रोपोर्शनल से हम इक्वल में जाते हैं तो हमें पता है कांस्टेंट आता है. यहां कांस्टेंट आएगा K, और K की वैल्यू हो गई 1. कितने रखेंगे? 1. तो सीधा फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा. हम देखेंगे वैसे करके, ठीक है ना. तो अपन उसके बारे में अब बोर्ड पे बात करते हैं, ठीक है ना. ठीक है, तो बात करते हैं अपन बोर्ड पे. देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर लेते हैं. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होगा कि अपन कहेंगे कि व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड, when a battery is connected with सर्किट डायग्राम, या हम कह सकते हैं विथ वायर, करंट कैरिंग वायर, then number of electrons are collide with each other. Due to this, the kinetic energy of electron are decrease. कम हो जाएगी. क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस हो जाएगी. तो अब सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? सेल था, बैटरी थी, या सेल था तो उसका जो केमिकल एनर्जी है हम लिखेंगे द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. किसमें? द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. वो हीट एनर्जी में बदल जाएगी. ठीक है, तो हमने बात की हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. आप सही से देख सकते हैं. व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड विथ करंट कैरिंग वायर, देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइड विथ ईच अदर. ड्यू टू दिस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिक्रीजेज. द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. यहाँ तक हमने बात की है. फिर आगे बात करते हैं. तो देखो, यहाँ से ये पूरा प्रोसेस समझाता हूँ. ये थ्योरी तो आपने लिख ली होगी, ठीक है ना, और लिख लेना. अगर दिखाई दे रहा है तो मैं समझा देता हूँ. ओके, यहाँ से समझाता हूँ. देखो, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि जैसे मैंने कहा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैटरी, ये स्विच. अब इसको मैंने कंबाइन किया, ये कोई वायर मान लिया, ठीक है, ये ऐसा कोई वायर मान लिया.
अब इसमें करंट चलेगा प्लस से माइनस की ओर, किधर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ऑन है ये भी ऑन है, ये अपनी बैटरी है, करंट जाएगा आई, प्लस से माइनस की ओर जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। इन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी इधर से और करंट की डायरेक्शन होगी इधर। तो दोनों में नंबर ऑफ यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, देन करंट इज प्रोड्यूस। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी है वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और इसीलिए जो केमिकल एनर्जी है वो आपके हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वापस समझा देता हूं, फिर अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, हीट और उससे रिगार्डिंग क्या है, प्रोसेस क्या है। देखो अभी हाथों समझते हैं। जैसे मैंने कहा ये सर्किट बना देता हूं, जैसे थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं ताकि क्लियर हो पाए। ये कुंजी लगा दी, की लगा दी, ये सर्किट डायग्राम, ये ऑन है अभी, तो करंट तो ऐसे चलेगा प्लस से माइनस की ओर। लेकिन इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी होगी भाई। इलेक्ट्रॉन के वायर में डायरेक्शन ऐसे होगी, करंट की होगी ऐसे, तो आपस में ये तो गर्म तो होगा ही होगा। जैसे अपने हथेलियों को अपन ऐसे करते हैं तो भी तो हीट जनरेट होती है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन और इस डायरेक्शन के बीच में क्या होगी, हीट होगी। और क्यों होगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब टकराते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपस में क्या करेंगे, टकराते हैं, तो जितनी रफ्तार से टकराते हैं उतना ही इसका काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो ये जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे वैसे करंट को फ्लो होने में थोड़ी टाइम लगेगी, थोड़ा जोर आएगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी वो घट गया। तो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो सीधा सा सीधा क्या करेगा कि इसमें जितना हीट बनता है वो पूरा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके इस बैटरी का जो केमिकल है, केमिकल एनर्जी वो पूरी पूरी किसमें तब्दील हो जाएगी या कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में। ठीक है, ये हमने देखा है। तो यहाँ जूल्स टेम्परेचर लॉ बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम करेंगे दी प्रोड्यूस हीट इज, द प्रोड्यूस हीट इज तो यहां से क्या आएगा, दी प्रोड्यूस हीट इज, हम कहेंगे फर्स्ट दी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट यानी आई स्क्वायर। यहां से आ जाएगा इक्वेशन H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, क्या आ जाएगा, H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। ठीक है, सेकंड क्या आ जाएगा, हीट इज proportional to the resistor, तो H प्रोपोर्शनल R। ठीक है भाई, हीट है वो रेसिस्टर के भी क्या होगी,
प्रोपोर्शनल, तो सीधी सी बात है H प्रोपोर्शनल R आ गया। हम थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थर्ड, it is proportional to the time डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम, यहाँ लिख देते हैं स्मॉल टी, तो H प्रोपोर्शनल T। ये इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। देखो ये आ गई फर्स्ट, ये आ गई सेकेंड, और ये क्या आ जाएगी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो ये 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशन है, इसको अपन कहते हैं जूल्स टेम्परेचर इक्वेशन या जूल्स टेम्परेचर लॉ। क्या कहते हैं? जूल्स टेम्परेचर लॉ। हम कहेंगे इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड इज कॉल्ड Joule's temperature law। Joule's temperature law क्या कहलाता है? Joule's temperature law। ठीक है, तो अगर पूछते हैं एग्जाम में कि डिफाइन Joule's temperature law या एक्सप्लेन, तो इन तीनों इक्वेशन के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल R, H प्रोपोर्शनल T। तो देखो प्रोपोर्शनल का मतलब दोनों साथ बढ़ेंगे, अगर करंट बढ़ता है तो हीट भी बढ़ेगी, रेसिस्टर बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, और जो टाइम है वो बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगी। यानी जैसे आयरन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो फैन चलता है, फैन जितनी रफ्तार से चलेगा, जितना टाइम चलेगा उतना ही गर्म होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो ये सारा हमने यहाँ पढ़ा है, ये आप अपने रेसिस्टर जो आपके नोटबुक है उसमें लिख सकते हैं। रिप्रोड्यूस हीट और किसके अकॉर्डिंग? जूल्स टेम्परेचर लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जूल्स टेम्परेचर लॉ ये कहलाता है। पहली, दूसरी और तीसरी कंबाइंड रूप से क्या कहलाती है? जूल्स टेम्परेचर लॉ इक्वेशन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं। अब अपने पास 3 इक्वेशन आई, H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल R, H प्रोपोर्शनल T। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। कमांड रूप से हम क्या करेंगे? H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर R T। इन तीनों को अगर मैंने 1, 2 और 3 से मैंने क्या लिख दिया डायरेक्ट? H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर R T। क्या हो जाएगा? H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर R T। ये प्रोपोर्शनल सिंबल जब इक्वल में जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा K, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो H इज इक्वल ये K, ये I स्क्वायर और ये R और ये T। K की यहाँ वैल्यू रखेंगे 1, तो इस इक्वेशन में 1 रखा तो क्या आ गया? H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। सीधी बात। ठीक है, तो ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया, H इज इक्वल I स्क्वायर R T। यहाँ पर H क्या है? H क्या है? हीट। I क्या है? करंट। R क्या है? रेसिस्टर। और T क्या है? टाइम। ओके, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा है। अब इस पे इसके और भी फॉर्मूले हो सकते हैं क्या, वो हम पढ़ते हैं। एक फॉर्मूला आ गया H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। ठीक बात। अब इस इक्वेशन में मैं ओम्स लॉ लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? ओम्स लॉ। तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू अप्लाई ओम्स लो, इसमें इस साइड में, तो V इज इक्वल टू क्या होता है? I R। V इज इक्वल टू क्या होता है? I R। यहाँ पर V है क्या? नहीं, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं R की वैल्यू। इसकी वैल्यू? R की वैल्यू। R की वैल्यू आ गई V अपॉन I। अब इसके अंदर अपन R की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे? देखो, H इज इक्वल टू I स्क्वायर, तो I स्क्वायर का I स्क्वायर रख दिया,
ये आर है तो आर की वैल्यू वी अपॉन आई डाल दी। देखो ये जो यहाँ आर है इसके अंदर वैल्यू किसकी डालेंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ डालेंगे तो क्या हो गया, v अपॉन आई, फिर क्या है t। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो गया, आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल v अपॉन आई मल्टीप्लाई विथ टाइम। तो ये i है वो स्क्वायर कट जाएगा तो रिजल्ट क्या आ गया, वी आई टी h बराबर वी आई टी। देखो एक फॉर्मूला तो आई स्क्वायर आर टी, दूसरा क्या प्राप्त हो गया, h बराबर वी आई टी, ठीक है, h बराबर वी आई टी। याद रखने का तरीका, वी आई टी से याद कैसे रखेंगे, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का हॉस्टल, h बराबर वी आई टी कॉलेज, h बराबर वी आई टी कॉलेज यानी हॉस्टल है वी आई टी कॉलेज का, लेकिन हमारे दिमाग में रहेगा वी आई टी, तो इससे हम सॉल्व कर पाएंगे। फिर यहाँ पे इसमें ओम्स लॉ जो होता है v इक्वल टू आई आर, ठीक है, ओम का नियम है ये, इंडियन रेलवे विशाखापट्टनम, और ये वी आई टी कॉलेज का हॉस्टल, h बराबर वी आई टी, v इक्वल टू आई आर, वो रोल ले भाई ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ से v इक्वल टू आई आर है, यहाँ से अपन फाइंड करते हैं अब i की वैल्यू। i की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v अपॉन आर, ठीक है। तो इस इक्वेशन में h इज इक्वल टू, इसमें अब i की वैल्यू हम रखेंगे v अपॉन आर, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, फिर r का r और t का t, यहाँ से v स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाई विथ t, ये r इससे यहाँ स्क्वायर था, r का स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे क्या रह जाएगा r, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाई विथ t। तो हीट के कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, तीनों आपके सामने लिखे गए हैं। ये वी स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाई विथ t, तो v इज इक्वल टू आई आर था, तो i की वैल्यू फाइंड की v अपॉन r आया, फिर आई स्क्वायर आर टी में i की जगह v अपॉन r पुट किया तो v स्क्वायर r स्क्वायर हो गया, फिर r से r कट गया तो एक r नीचे बच गया, तो सूत्र प्राप्त हो गया, फॉर्मूला बन गया h बराबर वी स्क्वायर अपॉन r गुणा t। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये सारी बातें हमने देखी, ठीक है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे सवाल आते हैं, उस तरीके से, जैसे हॉस्टल है वी आई टी कॉलेज का, ठीक है, t क्या है यहाँ टाइम, i क्या है करंट, v क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, h क्या है हीट। तो क्वेश्चन में क्या होगा, ये 1 2 3 4 में से आपको 3 के डेटा गिवन होंगे, 3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, एक ही नहीं होगी, वो सीधे हम फाइंड उन तीनों की मदद से ज्ञात कर लेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कि 200 या फिर मैंने कहा 10 वोल्ट की एक आपके पास बैटरी है, करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर और टाइम है 20 सेकेंड, कितने सेकेंड, 20 सेकेंड। तो आपको फाइंड करना है हीट, क्या फाइंड करना है, हीट। भाई बैटरी 10 वोल्ट की है, करंट है 1 एम्पियर, टाइम है 20 सेकेंड, तो आप हीट कैसे फाइंड करोगे, तो फॉर्मूला है अपने पास h बराबर वी आई टी कॉलेज, वी आई टी, v की वैल्यू कितनी है 10 तो रखा 10, i की वैल्यू कितनी है 1 तो रखा 1, टाइम कितना है 20 सेकेंड, सो देट ये मल्टीप्लाई होके ये 200, और यूनिट क्या होती है हीट की, जूल, क्या होती है जूल। तो ये अपने हीट की, तो हमने देखा यहाँ पर कितने आ गए 200 जूल। एक नोट्स डालना है अपन को कि हीट एनर्जी और वर्क इन तीनों की यूनिट होगी जूल।
जिसको अपन जे से लिखेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने बस हॉस्टल और किस कॉलेज का, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वीआईटी कॉलेज का हॉस्टल। यहाँ से V इज इक्वल टू अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस से आई आर मल्टीप्लाई विद आई और टी, तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ये ठीक है ना। तो तीनों फॉर्मूले अपन एक ही ट्रिक से कर सकते हैं। हॉस्टल है वीआईटी कॉलेज का, और ओम्स लॉ क्या है, विशाखापट्टनम इंडियन रेलवे, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये हमने पढ़ा। अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने, जैसे मैंने कहा कि आपके पास R की वैल्यू है 2 ओम और I की वैल्यू है 2 एम्पियर और टाइम है 10 सेकेंड, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है हीट कितनी प्रोड्यूस हुई वो। तो फॉर्मूला अब जैसे अपन लिखेंगे H इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला जिसमें R है वो है आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू देखो 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ R 2 ओम, टाइम कितना 10 सेकेंड, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई विथ 20, कितने जूल आ जाएगा 80 जूल, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने एग्जाम्पल है बुक के वो भी करना, हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट मैं थोड़ा बता देता हूं ओनली पावर के बारे में। पावर क्या होता है, देखो द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन, ये पावर होता है। मैंने कहा वर्क डन यानी W अपॉन T, ये हो गया P, केवल पावर आ गया W अपॉन T। तो W की यूनिट क्या, जूल, T की क्या, सेकेंड, तो इसको अपन जूल अपॉन सेकेंड को क्या कहेंगे, वाट कहेंगे, क्या बोलेंगे, वाट। तो ये अभी तक जूल अपॉन सेकेंड पावर आ गया, लेकिन हमारे केवल ये पावर से रिलेटेड है कि पावर होता है क्या है। हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसमें हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, रोटेट करवाने के लिए या फ्लो करवाने के लिए जो जितना वर्क डन हुआ या यूनिट टाइम में जितना वर्क हुआ वो इलेक्ट्रिक पावर होगा। तो उसके तरीके से अपन क्या कहेंगे, हमें पता है कि ओनली पावर तो है क्या, जो रेट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, तो सीधी सी बात है, जैसे मैं सर्किट बना देता हूं यहाँ एक तरीके से, इसमें इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये जिधर करंट एंटर करेगा वहाँ पॉजिटिव, जिधर बाहर निकलेगा वहाँ नेगेटिव। ये सारा हमने देखा। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर की जो ये करंट है आई, इस पूरे को पूरे इस सर्किट में घुमाने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए, फिर यहाँ तक जितना वर्क डन होगा यूनिट टाइम में वो इलेक्ट्रिक पावर होगी, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, पावर है, वो अगर चलता है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज था, उसी तरीके से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट हम कह सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और जितना वर्क डन हुआ, ठीक है। कि पहले हमने क्या लिखा था ओनली पावर के लिए कि वर्क डन द रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो उस प्रकार से अपन कह सकते हैं W अपॉन T। तो
यहाँ से फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू W/T। और फिर अपन ने पहले देखा था H जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, और ये क्या आ गया, VIT। W जो वर्क डन था वो हीट में कन्वर्ट हुआ, और ये हीट किसके इक्वल है, VIT के, तो W भी किसके इक्वल होगा, VIT के। तो W की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, VIT लिख दिया, अपॉन क्या है नीचे T, तो T से T कट जाएगा, तो फाइनली कितना आ गया, VI। तो फॉर्मूला प्राप्त हुआ P इज इक्वल टू VI। तो एक इलेक्ट्रिक पावर का दूसरी डेफिनेशन क्या है, करेक्ट तो यही मानेंगे हम, द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो P इज इक्वल टू VI फॉर्मूला आ गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन इसकी, द प्रोडक्ट ऑफ potential differences and flow of करंट। तो P इज इक्वल टू VI। एक इंजीनियरिंग में होता है P इज इक्वल टू VI cos phi पावर फैक्टर होता है, उसकी आपको भी नीड नहीं है, तो उस तरीके से हम आगे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नॉलेज इतना काम का नहीं है कि VI cos phi क्या होता है, हमारे जितना टॉपिक है 10th में उसके अकॉर्डिंग VIT/T, T से T कट गया, P इक्वल टू VI, बस इतना ही अपन को याद रखना है। इसकी जो यूनिट है वो वाट होती है, क्या होती है वो लिखवा देता हूँ, जो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है, जो रेटिंग हम